देखते हैं आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है। आगे एनसीईआरटी बोलती है ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप। हर लैंडफॉर्म की अपनी अलग फिजिकल शेप होती है। ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, प्लेटी भी हो सकता है, मतलब है माउंटेन भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, गड्ढा भी हो सकता है, खाई भी हो सकती है। ठीक है, साइज अपना अलग होता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मेटेरियल्स भी उसके अलग हो सकते हैं, किसी मटेरियल का बना हो सकता है। एंड इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स। जो हम आज लैंडफॉर्म देख रहे हैं वो एक रिजल्ट है अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस और एजेंट्स का। अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस ने काम किया है, अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट्स ने काम किया है, तब जाके वो लैंडफॉर्म तैयार हुआ जो हम आज देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अरावलीज कभी बहुत बड़े थे, हिमालय जितने थे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो अलग अलग प्रोसेस ने बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक प्रोसेस चले। पहले वो एंडोजेनिक प्रोसेस चले, वो पहले उनकी हाइट बढ़ी, फिर बाहर की बढ़ने के बाद लैंडफॉर्म जब बन गया उसके बाद फिर इरोजन स्टार्ट हुआ, या साथ में भी हो गया इरोजन, जब बन रहे तब भी हो रहा होगा, इरोजन हुआ तो आज वो धीरे धीरे फिर इरोजन हो तो इस फॉर्म में आ गए, इतने छोटे हो गए जितने कि आज हम उन्हें देखते हैं अरावलीज को, है ना। छोटी छोटी चट्टाने ही तो ऐसे चढ़ जाते हैं हम लोग भाग के, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आज जो हम लैंडफॉर्म देख रहे हैं कोई भी, आज हम नॉर्थ इंडिया का प्लेन देख रहे हैं, यहाँ कभी टेथिस सी था, तो क्या वो अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस ने और एजेंट्स ने काम किया, तब जाके आज वो इस फॉर्म में तैयार हुआ जिसमें हम उसे आज देख रहे हैं। समझ गए, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स आर स्लो। लेकिन जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है और जो एजेंट्स हैं, इनके जो एक्शन होते हैं बहुत स्लो होते हैं। एंड हेंस रिजल्ट्स टेक ए लॉन्ग टाइम टू टेक शेप। इसीलिए रिजल्ट जो हम शेप आने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ये जो हम देख रहे हैं लैंडफॉर्म्स एक दिन में नहीं बने हैं, लाखों सालों में बने हैं। ठीक है, अब ये देखो कि लगभग 2000 साल की हिस्ट्री तो हमारे पास लिखी हुई है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि लगभग 2000 साल की तो हिस्ट्री आपने पढ़ी देखी हुई है। 2000 साल में लैंडफॉर्म्स में कोई चेंज ही नहीं आया, ऐसे कैसे ही है। इसका मतलब 2-4 हजार साल कुछ भी नहीं होते इनके लिए, लाखों साल लग चाहिए होते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत चेंज आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी लैंडफॉर्म हैज ए बिगिनिंग। हर लैंडफॉर्म की बिगिनिंग होती है। कभी यह समुद्र था, आज प्लेन है, आज हिमालय है, तो कभी तो बिगिनिंग हुई होगी ना। प्लेट्स जब इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया होगा तब उसकी बिगिनिंग हो गई होगी, और वो बीच का जो मैटर है वो क्या होगा, इकट्ठा होकर ऊपर बढ़ा, ऊपर आया, है ना। राइज वो राइज हुआ, तभी तो हिमालय बने, तो कभी उसकी बिगनिंग हुई होगी। तो हर लैंडफॉर्म की एक बिगनिंग होती है। लैंडफॉर्म्स वंस फॉर्म, लेकिन एक बार जब लैंडफॉर्म बन जाता है, मे चेंज इन देयर शेप। एक बार लैंडफॉर्म्स अगर एक बार बन जाए, फिर उसके बाद उसकी शेप जो चेंज हो सकती है, साइज और नेचर स्लोली चेंज होता है, और धीरे भी चेंज और फास्ट, धीरे भी चेंज हो सकता है, ड्यू टू कंटिन्यूड एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एक बार लैंडफॉर्म बन जाए, लैंडफॉर्म की कभी ना कभी बिगनिंग हुई होगी, कभी तो लैंडफॉर्म बनना स्टार्ट होगा, वो एक एंडोजेनिक प्रोसेस है। यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है कि लैंडफॉर्म बनना एक एंडोजेनिक प्रोसेस है, लेकिन वो लैंडफॉर्म बनते ही या जैसे वो बन भी रहा होता है उस टाइम पे भी उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो क्यों, क्योंकि अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट्स उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग प्रोसेस चालू हो जाते हैं। इसीलिए लैंडफॉर्म्स में हमेशा चेंज आता रहता है। ये चेंज क्या बोल रहा है, स्लोली भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। इसका शेप और साइज और नेचर चेंज हो सकता है इसमें। समझ के, लैंडफॉर्म का शेप, साइज और नेचर चेंज हो सकता है। नेचर मतलब जहां आज थार है वहां कभी उपजाऊ मिट्टी थी, याद रखना ये बात, आगे बताऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। नेचर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, वही बात है। चलिए, तो ये हो गया, हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। चलिए, आगे की कहानी पढ़ते हैं जरा। ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस and vertical and horizontal movements of land masses, either the intensity of processes or the processes themselves might change, leading to new modification in the landforms. कुछ समझ आया नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। कहता है ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे चेंज हुई, कैसे हो सकती क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज। मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में एक कॉन्टिनेंट अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंचा था। अब सपोज कीजिए एक कॉन्टिनेंट जो कि नीचे पोलर रीजन में है, अगर वो ऊपर चढ़ के
ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में आ गया, तो क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? जहां बर्फ थी वहां पानी हो जाएगा, और उल्टा अगर कोई ट्रॉपिक्स में था और नीचे चला गया पोलर में, या ऊपर पोल की तरफ चला गया, तो उल्टा हो जाएगा, जहां पानी था ट्रॉपिक्स में पानी होगा वहां बर्फ हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, कम सॉरी पहले टेम्परेचर ज्यादा तब कम हो जाएगा, है ना, उल्टा ऐसा हो जाएगा ना। तो क्या होगा, अब प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा जियोमॉर्फिक। पहले जो इरोजन हो रहा था पानी कर रहा था, अब इरोजन होगा ग्लेशियल, होगा कि नहीं होगा? तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस चेंज हो सकता है, में चेंजेस आ सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस भी चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल और देता हूं, सपोज कीजिए कोई आगे कॉन्टिनेंट था, पहले ऊपर वाले हेमिस्फीयर में था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, अब वो नीचे वाले हेमिस्फीयर में आ गया, तो विंड्स की डायरेक्शन बदल जाएंगी नहीं बदल जाएंगी? या पहले कोई सपोज कीजिए ट्रेड विंड्स के स्फीयर में था, जहां पर ट्रेड विंड्स चलती हैं, अब वो थोड़ा ऊपर खिसक गया, तो जो उससे ऊपर कौन सी विंड होती है, वेस्टर्लीज जो होती है, वहां पे पहुंच गया, तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती हैं। अरे मान लीजिए एक विंड तो चल रही ईस्ट की तरफ, ये लैंडफॉर्म है हमारा, ईस्ट से आ रही है, अब ये कॉन्टिनेंट की पोजीशन चेंज हुई, अब ईस्ट से नहीं आ रही, अब वो विंड वेस्ट से आएगी, तो इरोजन पहले या इधर हो रहा था, अब इस तरफ से होगा, है ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा? या उल्टा मान लीजिए, पहले क्या होता था, पहले कोल्ड विंड थी इस रीजन में जहां पे कॉन्टिनेंट था, अब वो कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो गया कहीं पे, वहां पे हॉट विंड्स चल रही हैं, तो फिर अब इरोजन का प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से प्रोसेस जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस चेंज हो जाती है, पूरा का पूरा जियोमॉर्फिक प्रोसेस ही बदल जाता है। इसी तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ लैंड मासेस का मूवमेंट हो रहा है। वर्टिकल मूवमेंट मतलब पहाड़ बन जाना। अगर हिमालय नहीं होते तो जो साइबेरिया से जो हवाएं चलती ठंडी, वो इंडिया में आती है, इंडिया का टेम्परेचर माइनस में जाया करता, लेकिन हिमालय की वजह से नहीं जा रहा है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यहां का भी टेथिस सी था, समुंदर था, आज यहां पे प्लेन है, तो यहां प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से तो सब कुछ ही चेंज हो रहा है, प्रोसेस चेंज होगा कि नहीं होगा? पहले कोई कॉन्टिनेंट पोलर रीजन में था, अब वो ट्रॉपिक्स में आ गया, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस अपने आप चेंज हो जाएंगे। पोलर रीजन में तो वैसे ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस धीरे चलते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है, ट्रॉपिक्स में ज्यादा होती है, तो प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। तो ये यही बोल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, बदलने की वजह से, और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने की वजह से लैंडफॉर्म मास में जियोमॉर्फिक प्रोसेस बदल जाते हैं, में चेंज आता है, या पूरे का पूरा प्रोसेस ही बदल जाता है। यहां तक समझ आ गया? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट समझ आ गया? वर्टिकल माउंटेन बिल्डिंग, और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला समझ आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लीडिंग टू न्यू मॉडिफिकेशन इन द लैंडफॉर्म, और लैंडफॉर्म्स में फिर नए मॉडिफिकेशन हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन हियर इंप्लाइज, अब लैंडफॉर्म की तो बात तो हो गई, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब है लैंडफॉर्म एंड देन इवोल्यूशन। तो लैंडफॉर्म्स की तो बात हो गई बहुत, अब जरा इवोल्यूशन की पढ़ लेते हैं। इवोल्यूशन हियर मतलब इन दिस चैप्टर implies stages of transformation of either a part of the earth's surface from one landform into another, or transformation of individual landform after they are once formed. ये कह रहा है कि evolution here implies उन स्टेजेस के बारे में बात कर रहा है। एवोल्यूशन का मतलब वो स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस की वजह से एक लैंडफॉर्म दूसरे लैंडफॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब पहाड़ प्लेन बन गए, जहां खाई थी वहां प्लेन बन गया, या एक इंडिविजुअल लैंडफॉर्म में अपने आप में चेंजेस आते हैं। जैसे कि यहां पे पहले गड्ढा था, यहां प्लेन हो गया। अरावलीज कभी प्लेन्स में चेंज हो जाएंगे, तो वो एक लैंडफॉर्म से दूसरे लैंडफॉर्म में चेंज हो रहा है ना। हिमालय भी प्लेन्स में चेंज हो जाएंगे, वो एक लैंडफॉर्म से दूसरे लैंडफॉर्म में चेंज हो रहा है। लेकिन अपने आप हिमालय में भी चेंजेस हो रहे हैं, अपने आप अरावलीज में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या कर रहा है, एक लैंडफॉर्म का दूसरे लैंडफॉर्म में चेंज होना, या किसी लैंडफॉर्म में अपने आप में चेंजेस आने, उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। और ये काम स्टेजेस में होता है। ऐसा नहीं है कि आज यहां हिमालय है और तुरंत अगले दिन क्या होगा, वहां पे प्लेन आ जाएगा, नहीं। पहले उनकी हाइट थोड़ी कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी। इस तरीके से स्टेजेस होती हैं, और हर स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो सभी हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए। ट्रांसफॉर्मेशन
इंडिविजुअल लैंडफॉर्म आफ्टर दे आर फॉर्म्ड, लैंडफॉर्म जब फॉर्म हो गए उसके बाद उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम वो स्टेजेस में होता है, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। इतनी सी बात है। दैट मीन्स, इसका मतलब ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज ए हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस थ्रू टाइम। वही वाली बात है, आ गई ना वही वाली बात। आज जो हम देख रहे हैं लैंडफॉर्म, उसकी एक हिस्ट्री रही है। आज जो यहाँ पे प्लेन में खड़े हैं ना नॉर्थ इंडिया में, वो ऐसा नहीं था। नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से वीडियो बना रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, तो इसलिए मैं नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ। या जो लोग पहाड़ में रहते हैं, तो पहाड़ ऐसा नहीं है कि हमेशा से पहाड़ ही था, उसकी भी एक हिस्ट्री है। कभी वहां 33C था, यहाँ से कभी 33C था। जो आज हिमालय की चोटी पे जो मटेरियल है वो कभी समुद्र के नीचे था, है ना। ऐसी बात है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है कि इसका मतलब जो भी लैंडफॉर्म है उसकी एक हिस्ट्री रही है और डेवलपमेंट की और चेंजेस की उसमें जो आई है लगातार टाइम के साथ। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड मास पासेस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी लैंड मास जो है वो डेवलपमेंट की स्टेजेस से पास करता है। ऐसा नहीं कि सीधा अगर एक दिन प्लेन था अगले दिन उठे तो पहाड़ बन गया, नहीं, उसको बनने में बहुत टाइम लगा है। हिमालय भी बहुत फेजेस में बने हैं, बहुत सारे स्टेजेस में बने हैं, और अब उनका इरोजन भी स्टेजेस में ही होगा। समझ रहे हो, कोई भी लैंडफॉर्म स्टेजेस में ही बनता है, स्टेजेस में ही उसमें चेंजेस आते हैं, एकदम से चेंजेस नहीं आते क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और समवॉट कंपेरेबल टू स्टेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ की जो स्टेज होता है उनकी जैसे कि पहले स्टार्टिंग में बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो थोड़ा मिडिल एज में आता है, उसके बाद फिर वो बूढ़ा होने लगता है ना। इन लाइफ की यही तो स्टेज होता है। इसी तरीके से लैंडफॉर्म्स की भी होती है। कौन कौन सी? एक यूथ होती है, मैच्योर होती है और ओल्ड स्टेज होती है। समझ गए। यूथ का एग्जांपल हिमालय हो गए हमारे, ओल्ड का एग्जांपल अरावलीज हो गए हमारे, मैच्योर इनके बीच में सोच लो, खुद ही सोच लो क्या होगा बीच में, मैच्योर जो होगा बीच वाला हिस्सा, मतलब टाइम होगा। तो बाकी अभी आगे एग्जांपल आएंगे, इस सब चीजों को ही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे रनिंग वाटर के बारे में। अब क्या कह रहा है, लैंडफॉर्म एंड देन इवोल्यूशन। कि लैंडफॉर्म बन गए, लैंडफॉर्म तो बन गया एंडोजेनिक फोर्सेस से, अब उनका इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन इवोल्यूशन तो कौन करेगा? जियोमॉर्फिक एजेंट्स करेंगे ना। और उनमें सबसे पहला एजेंट कौन सा है? रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर के बारे में हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी रनिंग वाटर के बारे में होगी। इसमें जो समझ में नहीं आया है मुझे कमेंट कर दिया, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।